वारिस जी आपके पास भी आ रही हूँ। नवल जी भी बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने मीसा भारती का नाम लिया, मुझे लगता है नवल जी भी बोलेंगे, लेकिन एक बार पहले दुष्यंत जी जो इमरजेंसी जिन्होंने लगाई, सुचेरिता जी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो बोलेंगे। देखिए वो ये सीधे सीधे कह रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो डिक्टेटर की बात करते हैं। उसी पे बोल रहा हूँ, अगर कोई भी राज्य की सरकार संविधान का पालन नहीं करेगी वो बर्खास्त भविष्य में भी होगी। लेकिन खरीद फरोख्त की शुरुआत किसने की? 1967 में पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार को खरीद फरोख्त के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर गिराया था। तब की केंद्र में कांग्रेस। 67 में तो कम्युनिस्टों की सरकार, 57 में आपने बर्खास्त की थी। श्रीमान जी आगे भी बर्खास्त होगी। आप 4 तारीख का परिणाम तो आने दीजिए। कई सरकारें बर्खास्त होंगी जो खरीद फरोख्त करके आपने बनाई। जैसे सैम पित्रोदा कहते थे ना, आप चिंता 1984 के दंगों के बारे में हुआ तो हुआ, इसलिए कह रहे हैं कि आगे भी सरकार बर्खास्त करेंगे। सुनने का ये देखिए इनकी सेंस ऑफ प्रोप्राइटी कितनी मजबूत है। सुनाने के लिए नहीं आए हैं, आगे भी हम सरकार के लोगों की भी सुननी होगी। आगे आप होगी। इस लायक ही नहीं रहेंगे। और जो ज्ञान आप और प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं ना कि हम लोगों को वापस जमीन दे देंगे, 2014 में भी ऐसा ही ज्ञान प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि विदेशों में काला धन है उसको वापस लाएंगे और जो करदाता है उनके खाते में वापस डालेंगे। जानकारी है कुछ, विदेश में काला धन दुगना हो गया है। और जो बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे थे ना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, यूपीए 2 की स्कीम है ये। आपको खुद ही कैसे पता कि प्रधानमंत्री जी विदेशों बैठ में जो धन है वो के खुद ही काला धन क्रेडिट ले लेते हैं और प्रवक्ता यहाँ पे आके कैसे पता चला विदेशों के बैंक में जो धन है वो काला धन है? जिस प्रकार से धन आपने ये लिया किसने है बताया? ना, इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने जो धन लिया गया है, विदेशों के बैंक में धन है वो काला धन है, ये आपको किसने बताया? 15 अगस्त से पहले उसकी जांच के लिए आयोग का गठन हो जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि कौन सी कंपनी ने किस काम के एवज में कितना इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया। तसल्ली रखिए आप, ज्यादा समय नहीं है। भारत की जनता ने फैसला कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट पे 3 चरण बता रहा है, सुना दिया है फैसला। और सुप्रीम कोर्ट की भी सुन लीजिए। आप कितने लोकतंत्र में आस्था है कि अगर ये बातें बिना तथ्यों के हैं तो फिर तो खुश होना चाहिए, वो तथ्य सामने आ जाएंगे। ज्यादा समय नहीं है, आप बार बार ये कह रहे हैं। मुझे जरा बताइए वारिस साहब, जो बार बार ये कह रहे हैं दुष्यंत जी कि ज्यादा समय नहीं है, उसका आधार क्या है? क्योंकि हर बार तो जब चुनाव हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो रहा है तो पसंद जनता ने साफ कर दी है। अब 24 में पसंद दूसरी होगी, ये कैसे कह रहे हैं? वारिस साहब ये सवाल मेरे को किया है सुचेता जी? जी सवाल मुझे किया है क्या? जी सुचेता जी, सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके टीवी के, माफ कर दीजिए जी मैं बताना चाहूंगा कि आपके टीवी के स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे अजय भाई बैठे हैं और हर्षवर्धन जी बैठे हैं उसके ऊपर आपने लिखा है जीत का एजेंडा, और जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, मैं बाकी दूसरे, तो उसके ऊपर आपने लिख दिया है झूठ का पुलिंदा। अब सबसे पहले तो आप इसको चेंज कर दीजिए क्योंकि पूरा के पूरा झूठ का पुलिंदा उस तरफ है और जीत का एजेंडा हमारी तरफ है। हमारे ऊपर ये चेंज करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ का पुलिंदा है। वारिस साहब, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, ये जो ऊपर हमारे ऊपर लिख दिया है झूठ का पुलिंदा और वहां लिख दिया जीत का एजेंडा, बदली करो। नहीं सुन लीजिए, तो मैं आपके लिए और जनता के लिए क्लैरिफाई कर दूं, ये वो झूठों का बगीचा, आप झूठों का बगान, जो मौजूदा सरकार है उसकी बातों को झूठ का पुलिंदा कह रहे हैं इसलिए लिखा है, और वो अपनी जीत का एजेंडा कह रहे हैं इसलिए लिखा है। क्लैरिफाई कर रही हूँ, आप नहीं है झूठ का पुलिंदा। अरे हमारे लिए ये झूठों का बगीचा है पूरा के पूरा बीजेपी। सुनिए, अभी इतनी सारी बात कर दी अजय आलोक ने, और हर्षवर्धन जी ने क्या कहा कि देखिए आप की तो बात लिखी है, आपको तो खुश होना चाहिए। सबको घर दिया, सबको खाना दिया, सबको राशन दिया। हर्षवर्धन जी, मुझे ऐसा लगा आपकी बात सुनकर कि 2014 जब से मोदी जी आए तभी से सबको घर मिला, पानी मिला, राशन मिला, रास्ते मिले, सड़क मिली, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल सब मिला। उसके पहले तो हमारा भारत देश पूरा एक जंगल था। जंगल 14 के पहले ना खाना था, ना पानी था, ना रास्ते थे, ना यूनिवर्सिटी थी, ना स्कूल था। अरे कितना झूठ बोलोगे आप, कितना झूठ बोलोगे। अरे 15 लाख रुपया देने की गारंटी थी, आज तक नहीं मिला। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की गारंटी थी, आज तक नहीं मिला।
हाँ, और आगे प्रधानमंत्री आवास योजना की इतनी बड़ी बातें डंका मार रहे, चलो मेरे साथ औरंगाबाद, कल ही आया हूं वहां से। एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को घर नहीं मिला। क्यों नहीं दिया, वजह तो बताओ। हाँ, और ये दे रहे तो टैक्स पेयर के पैसे दे रहे ना। आपने एक चीज अच्छा किया, लाखों करोड़ रुपया लोन आपके दोस्त उद्योगपतियों का आपने माफ कर दिया। ये आपने क्यों नहीं बताया? 14 के बाद से अभी तक बड़े बड़े अंबानी अडानी लोगों के जो लोन थे, आपने 1-1 लाख करोड़ रुपया लोन माफ किया। एक किसान को ट्रैक्टर लेने के लिए अगर 50,000 लोन चाहिए, अजय आलो घट जाती है जिंदगी, नहीं मिलता उसको 50,000 रुपया लोन। अरे आपको मिल जाएगा, हम डालेंगे तो हमको भी लोन नहीं मिलता। अजय आलोक भाई ये बात कर दिया मोदी जी ने। वो माफ किया, पैसे किसके थे? लाख करोड़ जो माफ किया लोन उद्योगपतियों का, किसका था? मेरा टैक्स पेयर का पैसा था, हमारी हक हलाल की कमाई, हमारी मेहनत पसीने का कमाई का पैसा था, वो आपने माफ कर दिया। और यहाँ क्या बड़ी बड़ी बातें, मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। हाँ, मोदी जी ने और बीजेपी ने एक चीज बहुत किया, 2002 से जब से सिर्फ एक एजेंडा चला है, नफरत। मुसलमानों को 2 गालियां, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, हमारे हिजाब से नफरत, हमारे खाने पीने से नफरत, हमारी नमाज से नफरत, और अपनी सियासत की रोटी से को। इसके नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि ये एक एजेंडा के रूप में क्यों फैलाया जाता है, ये एक एजेंडा के रूप में क्यों फैलाया जाता है। आपने शायद वो रमजान वाली बात नहीं सुनी है, और मैं इसलिए उसको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हम ये सब चीजें बताते नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं। और ऐसा नहीं है, उन्होंने ये भी कहा है, जो कल से चर्चा चल रही है, हर्षवर्धन जी, कल से चर्चा चल रही है, वारिस पठान साहब फिर वही बात कर रहे हैं, हमसे नफरत, हमारे खाने से नफरत, हमारे पहनावे से नफरत। कल से चर्चा यही चल रही है कि किसकी संख्या बढ़ गई, किसकी घट गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्यों इस बात को बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगेगा कि भाई इस बात से चिंता है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। ऐसा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि एक संस्कृति अगर लुप्त होगी तो उससे खतरा है। मैं तो ये आरोप बार बार वारिस पठान लगा देते हैं कि सबसे नफरत है, गिर गया है। देखिए सुचेता जी, मुझे वारिस भाई से आज थोड़ा सा ना, हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए। हाँ, वारिस भाई इस तरह से नहीं थे। वो आपको क्यों ललकारते हैं? आपसे बहुत मोहब्बत है उन्हें। तर्क नहीं, ये तो अच्छा है, ये तो बढ़िया है, लेकिन तर्क वगैरह छोड़ के चले आते हैं आप। वही रटी रटाई बात, हर जितने टीवी चैनलों पर आप, मतलब आपकी बात लोग सुनने के लिए बुलाते हैं, आप ऐसे एक ही बात रटिएगा तो जो रेडियो नहीं होता है घिस जाता है, फिर घर घर आवाज करने लगता है, तो वही आपका हाल ना हो जाए, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरी बात आपने सुनी भी नहीं। रटी रात हमने ये किया, हमने वो दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, नया क्या लाए मोदी जी, नया क्या लाए, क्या नया लाए बताइए, नफरत नहीं फैला रहे। मेरी बात, अच्छा मुझे जवाब तो दे दीजिए वारिस साहब, जवाब आप पहला मोदी जी के बारे में बोलिए। हमेशा कहती हूँ कि एक दूसरे का टाइम ऐसे मत लिया करिए, उनको बोलने दीजिए ना, उनका समय है, मेरी बात एक एक करके बोलेंगे। जो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी मुसलमानों की बदहाली, मुसलमानों के जिसको कहते हैं जीवन स्तर के नीचे स्तर पर पहुंच जाने की बात करती थी, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आपका जीवन स्तर बेहतर हुआ? आपका नहीं, आप तो वैसे भी बड़े आदमी हैं, मतलब जो सामान्य मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आप और वो ऐसी भी तो बहुत बड़े लोग, ये मैं कह रहा हूँ। और ये हर सरकार की जिम्मेदारी थी। अगर हर सरकार अपनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पॉलिसी में बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुसलमान जाति धर्म क्षेत्र इसको छोड़कर करती तो ये देश आगे निकल जाता। अगर सरकारें 1 लाख रुपए भेजें और उसमें 85,000 रुपए खा जाए या कमीशन खोरी में चला जाए तो 15,000 में क्या बनेगा? देश ऐसे ही बनेगा। और उसके बाद कुछ लोग आके इसको हिंदू ग्रोथ रेट कह देंगे। इसीलिए जब 1 लाख का 1 लाख आएगा बिना किसी कमीशन खोरी के आएगा तो निश्चित तौर पर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सबका भला होगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप बताइए, इसमें भी आपको कोई एतराज है क्या? मैं